नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, वहां पर सत्ता में है। लेकिन दक्षिण भारत ही एक ऐसा हिस्सा है जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है और हमेशा से बीजेपी जो है वहां अपने लिए लड़ाई लड़ती रही है। वहीं अब आपको यह भी पता है कि अगले साल केरल में चुनाव होने वाला है और इसके साथ साथ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। आंध्र प्रदेश के वो सीएम हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू को भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी से खतरा है, क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण भारत में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी बीजेपी सत्ता चाह रही है और इसके लिए वो जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा मेहनत भी कर रही है। लेकिन उसकी मेहनत में सबसे बड़े जो रोड़ा हैं, जो सबसे बड़े कह सकते हैं कि बैरियर बने हुए हैं, वो हैं चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए के साथ हैं, अगर वो केंद्र में पीएम मोदी के साथ हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मजबूरी है और वो एक राजनीतिक मजबूरी है। अगर विचारधारा की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल है, अलग है। चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं वो सेकुलर माइंडेड हैं, लेकिन बीजेपी एक कट्टर हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है। तो दोनों की विचारधाराओं में काफी ज्यादा अंतर है और बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि अब उसे दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनानी है, दक्षिण भारत में अपनी पार्टी का विस्तार करना है। अब ऐसे में वो चंद्रबाबू नायडू को भी साइडलाइन कर सकती है और ये बात चंद्रबाबू नायडू भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का जो साथ है वो काफी दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अभी बीजेपी अब दक्षिण भारत में अपना विस्तार चाह रही है और इस विस्तार को देखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास है कि उन्हें बीजेपी से खतरा है और बीजेपी उन्हें साइडलाइन करेगी। तो क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में, अगर खास करके आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो सबसे बड़े रोड़ा हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इसकी जो आपने सवाल किया, मैं इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से करना चाहता हूं। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है 22 जनवरी को शपथ लिए, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था। वहां पे जब प्रधानमंत्री गए तो जो है उनसे वो गेट पे मिलने नहीं आए, जबकि इजराइल के और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उससे जो वो मिलने आए तो वो पहले से खड़े थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो उनको जो है रिसीव करने दरवाजे पर नहीं आए। जबकि भारत के जो मीडियम क्या कहते हैं बीजेपी पे जो कब्जा है वो मोदी और अमित शाह का है और सारे विज्ञापन में ये दिखता है कि मोदी जो है विश्व गुरु बन गए, सारे उनके जो इर्द गिर्द घूमने। लेकिन ये इसका ढोल जो है अमेरिका ने फाड़ दिया। क्या क्या किया है, टैरिफ लगा के ये करा। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव गुजरा है, अब जो है 1 साल होने जा रहा है 2 महीने बाद, क्योंकि अब इसी समय शपथ हुआ था मई जून में। तो उसमें जो है कई थिंकरों का मानना था, यानी कई थिंकरों का क्या मतलब, सभी लोग ये बात कह रहे थे कि एक चीज जो है प्रधानमंत्री मोदी को ये सताती रही है और अमित शाह को कि वो उत्तर भारत के नेता बन के रह गए, दक्षिण भारत में उनका कुछ नहीं हुआ। और ये आज भी समेट रहा है। कई थिंकरों का ये मानना है, मैं उन्हीं की वाणी को मैं बोलूं तो वो अगर जब इतिहास जो है नरेंद्र मोदी का आकलन करेगा प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो वो यही कहेगा कि वो उत्तर भारत के नेता बने, लेकिन उनके 15 साल राज किए। अब तो हो ही रहा है 15 साल जो भी हो आगे, तो मतलब 11 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन जितना उन्होंने ताकत तमिलनाडु में लगाया, कर्नाटक में लगाया, केरल में लगाया, आंध्र प्रदेश में लगाया, तेलंगाना में लगाया, कहां नहीं लगाया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसके बरक्स आप उत्तर भारत में देखिए तो हरियाणा में देखिए उनकी सत्ता है। 27 साल बाद दिल्ली में अभी 1 हफ्ते हुए जो है रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। वो क्या कहते हैं बिहार में है उनकी सत्ता। मतलब दिल्ली के इर्द गिर्द, नहीं दिल्ली के इर्द गिर्द सटे हुए, दिल्ली का जो एनसीआर है
पूरे एनसीआर पर अमित शाह और मोदी का कब्जा है। यूपी के कुछ जिले एनसीआर में आते हैं, हरियाणा के कुछ जिले राजस्थान में आते हैं, एनसीआर में आते हैं, राजस्थान के जिले आते हैं, मध्य प्रदेश का नहीं आता। लेकिन ये तो कही जा सकती है कि जो हिंदी पट्टी के जो बेल्ट कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन सारे में तो एक तरह से ये बात सही है, उनका आज भी दिल कचोटता है। आप ये भी कहा जाता है हम ही लोगों के द्वारा, जो हमारे सीनियर हैं वो ये कहते हैं कि दक्षिण भारत का जो किला है, जो दुर्ग है, उसका दरवाजा जो है कर्नाटक है। वहां पर जो है कर्नाटक में जो खुद ही कांग्रेस ने इनको बंद कर दिया। एक और भी बात कही जाती है कि जो छत्रप हैं, जो स्टेट के, जो तमिलनाडु में जो इनके प्रेसिडेंट हैं, या जो कर्नाटक में प्रेसिडेंट हैं, या जो आंध्रा में हैं, या तेलंगाना में, वो उतने ताकतवर नहीं है। जबकि बीजेपी पैसे के मामले में, विज्ञापन के मामले में, या अपनी ताकत दिखाने के मामले में, या ये हमारा नहीं, विपक्ष का भी ये कहना है, या इवन तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी कर दी है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव हुआ, किस स्तर पे गई है और कैसे बीजेपी के लोगों ने बात की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वही विपक्ष, तो उस हिसाब से भी ये सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी अगर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का सिक्का नहीं चल रहा, तो दिल में और इतिहास में ये कसक तो रहेगी। हो सकता हो जो आप ओपनिंग में बात कर रहे थे, उसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो है दक्षिण भारत में इनका पैर जमे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, तो किसी भी तरीके से बीजेपी तो ये चाह रही है कि दक्षिण भारत में भी भगवा झंडा फहराया जाए, लेकिन अभी दक्षिण भारत को फतह कर पाना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी ने वो सारी तैयारियां करनी अब शुरू कर दी है। केरल की बात की जाए तो केरल में चुनाव होने वाला है, और केरल में किस तरीके से शशि थरूर को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन अमीन जी, सवाल जो है जिस पर हम बहस कर रहे हैं, वो बहस का असल जो मुद्दा है वो ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू जो है वो साउथ में चारों तरफ तो नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश के अलावा भी उसके सटे राज्यों में चंद्रबाबू नायडू क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? अगर बीजेपी इस मंशा से जा रही है कि वहां पर अपनी पैर जमाए, वहां पर अपनी पैठ जमाए, तो क्या बीजेपी अपनी इस मंशा या फिर योजना में कामयाब हो सकती है? और चंद्रबाबू नायडू कितने बड़े चैलेंज होंगे, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साउथ में होंगे? जब 2024 का विश्लेषण हो गया और 240 पे जो है क्या बीजेपी अटक गई, तो सभी लोगों ने एक साथ एक ही बात कही कि नीतीश कुमार और क्या चंद्रबाबू नायडू हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं, उनसे पार नहीं पा सकते। और ये कई बार दोनों दिखा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जहां तक मुझे याद है उसमें जो है वो तोड़ चुके हैं, फिर अब जो है दोबारा एनडीए में आए हैं। नीतीश कुमार भी दोबारा एनडीए में आए हैं, एक बार जो है लालू प्रसाद यादव के साथ बना चुके हैं। आप ये भी देखिए कि पहली बार जो है विश्लेषकों ने ये लिखना शुरू किया, जैसे ही 240 पे आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, इनके दोनों बैसाखी जो है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू अब दोनों तोड़ रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि यही 2019 तक 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठा के दिखा सके। लेकिन जैसे ही संख्या कम हुई, 240 हुई, कि सभी जो है बोलते हैं ये। लेकिन यही चिराग पासवान की हिम्मत नहीं होती, इनकी पार्टी तोड़ दी गई, लेकिन इनकी बोलती नहीं बंद रही, और बस यही कहते रहे कि हम हनुमान हैं। आप ये भी तो देखिए कि 7 से 8 ऐसे बिल हैं जो खाली नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से, चंद्रबाबू नायडू के नेताओं की वजह से जो है वो बिल वापस गए हैं, जेपीसी में गए हैं। अभी भी नहीं लग रहा है कि वो बिल पास होगा, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल। आप ये भी देखिए कि कितना एम्बेरसमेंट होता है कि एक तरफ जो है मोदी और बीजेपी की जो राजनीति है, जो आज की राजनीति है, जो सभी जानते हैं, वो सिर्फ एक ही है कि मुसलमान और हिंदू, उससे अलग नहीं। लेकिन वही आंध्रा में देखिए कि जो है जब बीजेपी उसके साथ चुनाव लड़ रही है, विधानसभा का चुनाव लड़ी है, और जो घोषणाएं जो है क्या है चंद्रबाबू नायडू ने किया है कि हर जिले में वक्फ बोर्ड बनाएंगे, सबको 5% आरक्षण देंगे, और भी जो मुस्लिमों के लिए सुविधा की बात की है, मस्जिद बनाएंगे, या और भी जो राज्य स्टेट की जो मशीनरी है उसमें उनका विकास कैसे होगा, उसमें वो छूट देंगे।
लेकिन यही बीजेपी है कि आप देखिए क्या करते हैं। आप यूपी में विधानसभा चल रहा है, देखिए कैसी कैसी बातें एक मुख्यमंत्री कर रहा है और क्या बोल रहा है। लेकिन वही देखिए कि तो ये बीजेपी है वो एडजस्टमेंट कर लेती है। जो जिस पार्टी को ये कहते थे कि आतंकवादियों के साथ मिली हुई पार्टी है या जो है जम्मू कश्मीर का ऐसा है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार भी तो बना चुके हैं। वहीं पे मुहर्रम में वो सरेंडर तो ये वो चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है कि जो है चंद्रबाबू नायडू कतई नहीं चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो है क्या कहते हैं बीजेपी जो है सफल हो, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर अलग है। वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है या नहीं भी है, या जितने भी सीटें वो डोमिनेट करते हो। उसके बाद से जो है दक्षिण भारत में हमेशा से ये बात देखी गई है कि इतनी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी उस तरह से सफल नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि वहां की जो परिस्थितियां हैं और जो उत्तर भारत की परिस्थितियां हैं उससे वो अलग हैं, क्योंकि वहां पे रेड्डी है, कुप्पा है, वहां भी ओबीसी हैं, वो चीजें हैं। तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में भी है। तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे यहाँ जो जातियां हैं वो जो है दूसरे तरीके से सोचती हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, लाला, तो ये अलग है। दूसरी तरह ओबीसी की जो जातियां हैं या जो शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं उनमें बड़ा मतभेद है हमारे यहाँ। और जो दक्षिण भारत में जो है उसका जो उस तरह से असर नहीं देखा जाता जो देखना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि जो है येदियुरप्पा जो है दक्षिण भारत के सबसे बड़े बीजेपी के कद्दार नेताओं में से रहे। उनके ऊपर कई लड़की के साथ जो है बलात्कार का एलिगेशन लगा, फिर घोटाले का जो भी हुआ हो उनके ऊपर वो चल रहा है। उसके बाद से येदियुरप्पा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से कोई कद्दावर नेता नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक वो जो है नहीं जीत पाए। एक और भी मुद्दा है जो अभी 2-3 दिनों से खुला हुआ है। तमिलनाडु में जो है बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा छेड़ दिया गया है तमिल बनाम हिंदी का, जो कई पोस्टर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं। तो ये भी एक राजनीति है, उसमें डिलिमिटेशन की राजनीति की जा रही। कहा जा रहा है कि जो है आगे चल के जो सीटों का बंटवारा लोकसभा का हो रहा है उसी की रणनीति स्टालिन और अमित शाह के बीच में एक तरह से जंग चल रही है। तो उसमें जो है तमिलों के मनोभावना को जगाया जा रहा है। जिस तरह से यूपी में चाहे उत्तर भारत में हिंदू मुसलमान करके वोट ले लिया जाता है, तो वो भी जगा रहे हैं। तो जो लोग हैं जो जिधर हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के बहस का मुद्दा यही है कि बीजेपी जो है अगर साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में अपना पैठ बनाना चाह रही है, दक्षिण भारत में अपनी जमीन को मजबूत करना चाह रही है, तो उसके लिए इतना ज्यादा आसान काम ये नहीं है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भले ही आज बीजेपी के साथ हैं लेकिन वैचारिक तौर पर वो हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। और अभी तक जैसा कि अमीन जबी ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसको वापस लेना पड़ा है, और हमेशा से एक नायडू की अलग ही छवि रही है। तो नायडू कभी नहीं चाहेंगे कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपना विस्तार कर सके, और इस तरह से नायडू जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल तो जरूर बिगाड़ सकते हैं। कैसी लगी आपको चर्चा, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी दक्षिण भारत में अपना विस्तार कर सकता है या फिर दक्षिण भारत में भगवा फहराया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।